ओके, सो इन दी लास्ट क्लास दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो हम लोग आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बट बिफोर सीइंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, एक पॉइंट मैं यहाँ रिपीट करूंगा बिकॉज वो क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, सपोज मैं यहाँ एक कोड लिख रहा हूं। सपोज मैंने लिखा था a इज इक्वल टू 10, ठीक है। उसके बाद सपोज एक मैंने फंक्शन लिख दिया डेफ f, ठीक है। एंड सपोज आफ्टर दैट मैंने यहां लिख दिया है a इक्वल टू 20, ठीक है। सपोज ये कोड लिखा है, तो सपोज दिस इज द लाइन नंबर 1, दिस इज द लाइन नंबर 2, दिस इज द लाइन नंबर 3 ऑफ माई कोड, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम मैं क्या कर रहा हूं, अभी तक अगर मैं इसकी फिगर बनाऊं कि हमारा जो नेम स्पेस है उसमें क्या क्या चीजें आ गई होंगी, तो एक ग्लोबल नेम स्पेस बना होगा, उसमें एक a नेम आया होगा विच इज रिफरिंग टू सम इंटीजर ऑब्जेक्ट जिसमें की वैल्यू क्या होगी 10। एक f नेम आ चुका होगा ग्लोबल नेम स्पेस में विच इज रिफरिंग टू दी फंक्शन ऑब्जेक्ट, ये एक फंक्शन ऑब्जेक्ट होगा, उसको रिफर कर रहा होगा। अब जो फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर की लाइनें लिखी हैं वो तब एग्जीक्यूट होंगी व्हेन वी विल कॉल इट, ठीक है, जब हम इस फंक्शन f को कॉल करेंगे। तो अब देखिए हमने क्या किया, सपोज लाइन नंबर 4 में हमने फंक्शन f को कॉल कर लिया है, तो ध्यान से देखिएगा फंक्शन f को कॉल कर लिया है तो ये क्या करेगा, f देखेगा, हाँ भाई f नेम है, ये एक फंक्शन कॉलिंग है, तो इसके अंदर आके वॉट एवर वी विल राइट इनसाइड द फंक्शन बॉडी वो लाइनें एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। तो अब एग्जीक्यूशन में देखिए इसने क्या देखा कि हमने a इक्वल टू 20 किया है, तो ध्यान से देखिएगा a इक्वल टू 20, तो जब हम इक्वलिटी लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दिस इज दी असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट। और जब भी हमने किसी ब्लॉक में असाइनमेंट लगाया है, ठीक है, तो मतलब वो जो वेरिएबल है, वो जो नेम आपने दिया है a b कोई भी नेम दे दीजिए, दैट वेरिएबल विल बी दी लोकल टू दैट पर्टिकुलर स्कोप, ठीक है। तो मतलब हम सर्चिंग में तो ऊपर जा रहे थे, बट जब भी असाइनमेंट करेंगे तो वो क्या होगा, इसी स्कोप में, फंक्शन f के स्कोप में एक वेरिएबल या एक नेम ए क्रिएट कर देगा विच विल रिफर टू दी वैल्यू 20, ठीक है। तो अगर यहां हम प्रिंट करते a20 की जगह प्रिंट करते प्रिंट a, तो a f में नहीं मिलता तो भाई वो इनक्लोजिंग स्कोप में जाके प्रिंट कर देता, उस समय a की वैल्यू 10 थी, ठीक है। तो एक्सेस करना इज ए डिफरेंट थिंग एंड असाइनमेंट करना, तो जब भी हम असाइनमेंट करेंगे तो जो भी नेम आपने लिखा है दैट विल बी ट्रीटेड टू लोकल दैट पर्टिकुलर स्कोप, और ठीक है, और लोकल मतलब जहां आपने वो असाइनमेंट लिखा है उसी स्कोप में उस वेरिएबल को क्रिएट करेगा। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के लिए ऐसा नहीं कि ऊपर चला जाएगा, तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो a यहां बन जाएगा। तो अगर मैंने इसके बाद मान लीजिए इस कोड के अंदर फंक्शन के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट a, तो इसका आंसर मेरा 20 आएगा। अब एक चीज देख लीजिए, तो पाइथन में एक ये प्रोविजन है, चलिए ये क्लियर है। अब देखिए मुझे क्या करना है, सपोज जो ग्लोबल नेम स्पेस का a है मुझे उसको एक्सेस करना है। बाय डिफॉल्ट अगर आपने कुछ नहीं लिखा है a लिखा है तो आप किसको एक्सेस करेंगे, एक नए वेरिएबल को बनाएंगे और 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मुझे जो ग्लोबल नेम स्पेस में वेरिएबल a था उसको यूज करना है इस फंक्शन से, या हम इसको किस तरीके से बोल सकते हैं, किसी भी नेस्टेड स्कोप से, किसी भी इनक्लोजिंग, किसी भी अंदर वाले फंक्शन से मुझे जो ग्लोबल लेवल पे मैंने डिक्लेयर किया था उसको यूज करना है, ठीक है। तो देखिए पाइथन में इसका प्रोविजन है, आप क्या लिख सकते हैं, तो इस फंक्शन में आप पहली लाइन लिख दीजिए ग्लोबल a, ठीक है। तो अगर मैंने ग्लोबल a लिखा है और उसके बाद लिखा है a इज इक्वल टू 20, तो ग्लोबल a मतलब अब आपको ये वाला a लोकल स्कोप में नहीं देखना है, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, अब ग्लोबल ए आपने लिखा है तो दो चीजें होंगी, या तो ग्लोबल नेम स्पेस में ए होगा या नहीं होगा। तो पहले हम पहला केस ले लेते हैं कि ग्लोबल ए लिखा है और ए हमारे नेम स्पेस, ग्लोबल नेम स्पेस में यू कैन सी दैट ए वेरिएबल है, ए नेम है। तो देखिए क्या करेगा, उसी को ही रिफर कर देगा, मतलब इस वाले फंक्शन से हम एक्चुअली रिफर किसको कर रहे हैं, वी आर रिफरिंग टू द नेम विच इज प्रेजेंट इनटू द ग्लोबल स्कोप, ठीक है। वो कीवर्ड इंटरनली कुछ ऐसा काम करता होगा, ठीक है। तो अब हमने इसके बाद ग्लोबल ए लिखने के बाद मैंने क्या लिख दिया है, a इज इक्वल टू 20। तो अब देखिए क्या करेगा, a अब किसको रिफर करने लगेगा, 20 को, ठीक है। एक्चुअली में क्या होगा, ये मैं काट कैसे बना देता है, एक्चुअली में एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें वैल्यू 20 होगी एंड दैट 20 विल बी रिफर बाय नाउ दिस नेम a, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये तो तब था जब जो ग्लोबल में नेम है वो a एग्जिस्ट कर रहा। ऐसा भी हो सकता था कि भाई ग्लोबल में मैंने लिख दिया ग्लोबल x, मैंने इसकी जगह यहाँ जो दो लाइनें हैं वो इस तरीके से लिखी होती, ग्लोबल x
और x इक्वल टू सपोज 20। तो भाई ग्लोबल नेम स्पेस में तो x है ही नहीं, तो उस केस में क्या करता, उस केस में ग्लोबल नेम स्पेस में एक x नेम क्रिएट करता और उसमें वैल्यू क्या असाइन कर देता, 20। ठीक है, तो चलिए दिस इज द क्वेश्चन। तो देखिए क्या हुआ, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट मैथ किया। तो जैसे ही मैंने मैथ किया तो व्हाट इट विल डू, इन दी ग्लोबल नेम स्पेस, यहां मैं सपोज लिख दे रहा हूं कि ग्लोबल नेम स्पेस, इसमें एक मैथ नेम आ जाएगा विच इज रिफर टू ए मॉड्यूल ऑब्जेक्ट, ये एक मॉड्यूल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, आफ्टर दैट एक मैंने फंक्शन बनाया है, तो अब एक और नेम आ गया होगा, दैट नेम इज यूजलेस। ठीक है, एक ये भी नेम आ गया होगा, और ये नेम क्या कर रहा होगा, इट इज रेफरिंग टू सम फंक्शन ऑब्जेक्ट, ये एक फंक्शन ऑब्जेक्ट बन गया होगा क्योंकि एक फंक्शन है। फिर लाइन नंबर 6 में आए हम, 6 में मैंने क्या किया है, वेर इज इक्वल टू लिखा है मैथ डॉट साइन। तो मैथ डॉट साइन मैंने आपको बताया था कि मैथ नेम आ चुका है, तो मैथ डॉट साइन का मतलब है इसके अंदर कोई साइन नेम होगा। तो मुझे पता है, हाँ भाई कल हम लोगों ने देखा था कि मैथ के अंदर साइन, कोसाइन, पीआई ये सारे नेम्स होते हैं। और साइन एक्चुअली करता क्या है, तो एक ये साइन मेथड और फंक्शन ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मेथड और फंक्शन ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। अब इसके अंदर देयर विल बी सम लाइन ऑफ कोड, इसके अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा होगा जिससे कि जो भी वैल्यूज हम पास करेंगे उनका साइन वैल्यू ये रिटर्न करता है। ठीक है, तो मैथ डॉट साइन इस ब्लॉक को रिफर कर रहा। तो अब ये लाइन ध्यान से देखिए, लाइन नंबर 6 मैंने लिख दिया वेर इज इक्वल टू मैथ डॉट साइन। तो क्या होगा, जो नेम हमारा ग्लोबल नेम स्पेस वेर में आया है अभी, वो इसी ब्लॉक को रिफर करेगा डायरेक्टली, मैथ डॉट साइन। तो साइन वाला ब्लॉक जिसको भी, जिस फंक्शन ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, VAR भी उसी को रिफर कर रहा होगा। ठीक है, यहां बन गया। और इसके बाद क्या है, एक आउटर नेम आ गया होगा पिक्चर में, विच इज अगेन ए फंक्शन ऑब्जेक्ट, एक फंक्शन ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा। इसके अंदर की जो लाइनें लिखी हैं वो तब एग्जीक्यूट होंगी जब हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग एग्जीक्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो फिगर बन गया जैसा आपको बताया था कि किस तरीके से डील करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन नंबर 12 में आ जाएंगे। तो लाइन नंबर 12 में देखिए, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो 1.57 है। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो अब लाइन नंबर 12 में हम आ गए। तो लाइन नंबर 12 में देखिए हमने क्या है कि वेर को कॉल किया है और 90 डिग्री एक तरीके से पास कर रहे हैं, 90 डिग्री पास कर रहे हैं। तो भाई वेर क्या है, तो वेर एक फंक्शन ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा। अब ये फंक्शन की डेफिनेशन इस तरीके से होगी कि वो एक पैरामीटर लेगा और उसका जो भी रिजल्ट है वो रिटर्न कर देगा। तो साइन, ये फंक्शन क्या कर रहा है, साइन वाली वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो मतलब जो ये पहली लाइन लिखी है, ये क्या प्रिंट करने की कोशिश कर रही है, ये प्रिंट करने की कोशिश कर रही है वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मैंने आपको कल ग्राफ बनाया था कि इस तरीके से होता है कि 90 डिग्री पे वैल्यू 1 होती है। हाँ बिल्कुल सही। तो देखिए हमारा जो आंसर होगा, जो पहला प्रिंट स्टेटमेंट है वो तो 1 प्रिंट करेगा। तो 1 प्रिंट करेगा मींस आंसर सी या डी में हो सकता है, ए और बी में नहीं होगा। बिकॉज ए और बी में ये क्या बोल रहा है कि भाई ये तो 0 0 के लगभग होगा, नहीं, बट ये तो 1 के लगभग है। तो मेरा एक पार्ट, एक प्रिंट स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर आपने हाफ भी सॉल्व किया होता, कभी कभी क्वेश्चंस में गेस भी मारने होते हैं, तो अगर एक बाल्टी सॉल्व करिए तो आपको आंसर सी या डी में लगाना चाहिए था। ये तब का कि मैं केस बता रहा हूं इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। आफ्टर दैट देखिए क्या हुआ है, मैंने आउटर को कॉल किया है। तो देखिएगा भाई कि क्या ग्लोबल नेम स्पेस में आउटर नेम है, हाँ भाई मिला है। ये किसको रिफर कर रहा है, फंक्शन को। तो अब ये फंक्शन वाली लाइनें एग्जिस्टेंस में आ जाएंगी, जो फंक्शन का एक्शन है वो पिक्चर में आएगा। अब देखिए मैंने पहली लाइन क्या लिख दी यहाँ लाइन नंबर 9 में, ग्लोबल वेर। तो मतलब हम हैं तो इस बॉडी के अंदर, फंक्शंस के अंदर, ठीक है, बट हम यूज किसको करना चाह रहे हैं, रिफर किसको करना चाह रहे हैं, इस आउटर वाले VAR को, इस आउटर वाले वेरिएबल VAR को। हम नया वेरिएबल नहीं बना रहे, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल, अभी मैंने लास्ट स्लाइड में समझाया था। ठीक है, अब देखिए मतलब इसको रिफर करना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही। और देखिए मैंने क्या कर दिया, वेयर इज इक्वल टू यूजलेस। तो यूजलेस अभी किसको रिफर कर रहा है, इस वाले ऑब्जेक्ट को। तो जब आपने ये लाइन लिखी वेयर इज इक्वल टू यूजलेस, तो अब वेयर इसको रिफर नहीं करेगा, वेयर इसको रिफर करने लगेगा। जब भी पाइथन में असाइनमेंट देते हैं तो जो भी राइट हैंड साइड वाला नेम है वो जिस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, अब लेफ्ट साइड वाला भी उसी ऑब्जेक्ट को रिफर करने लगेगा। तो जब ये लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमारे पास पिक्चर ये हो जाएगी कि नाउ वेयर इज रेफरिंग टू दिस फंक्शन ऑब्जेक्ट जो कि नेम है यूजलेस। अब उसके बाद देखिए हमने क्या किया, लाइन नंबर 14 में हमने फिर से वेयर कॉल किया है, 90 डिग्री एक तरीके से पास किया है। तो अब क्या होगा, वेयर इसको रिफर कर रहा।
अब ये यूजलेस वाला फंक्शन चलेगा, तो यहाँ देखिए वैल्यू आप कुछ भी पास करिए, ये रिटर्न क्या कर रहा है, 0, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला आंसर है वो क्या दे देगा, इट विल बी 0 और क्लोज टू 0। तो दैट्स व्हाई डी इसका आंसर नहीं सही है, इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर, तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए मैंने अभी बताया था कि मैंने अगर असाइनमेंट किसी भी स्कोप में यूज कर लिया a इक्वल टू 10 या समथिंग, तो वो अब उसी स्कोप में बाइंड करेगा, असाइनमेंट के लिए नहीं कि ऊपर जाके देखेगा, ठीक है। तो यही सेम चीज लिखी है, असाइनिंग ए वैल्यू टू द नेम बाइंड्स द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू इन द करंट स्कोप ओनली। करंट स्कोप का मतलब वो वेरिएबल अब उस स्कोप के लिए लोकल हो जाएगा, असाइनमेंट में हमेशा ये होगा, याद रखिए, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल आपको पता भी है। तो जैसे देखिए ये कोड है, ठीक है, हियर देयर आर सम लाइन ऑफ कोड 1 2 3 4 5 6 7, तो वही सेम चीज होगी, पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, एक वेर ग्लोबल नेम स्पेस में आ जाएगा, वो रिफर करेगा 20 को, ठीक है। अब आउटर फंक्शन कॉल करेंगे तो एक आउटर नेम आ जाएगा, अभी इसकी डेफिनेशन आएगी, जो इसके अंदर के स्टेटमेंट है जब इसको कॉल करेंगे तब एग्जीक्यूट होंगे। तो अभी लाइन नंबर 5 में हम डायरेक्टली आ जाएंगे, लाइन नंबर 5 में देखेगा वेर की वैल्यू, क्या वेर ग्लोबल नेम स्पेस में है, इसकी वैल्यू क्या है 20, तो 20 प्रिंट कर देगा। आफ्टर दैट हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटर को कॉल कर रहे हैं, तो अब आउटर वाला नेम है वो क्या किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट, फंक्शन को रिफर कर रहा है, तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए इस फंक्शन के अंदर वही सेम चीज है जो भी बताई जा चुकी है कि वेर इज इक्वल टू 40 लिखा है, तो वेर एक्सप्लिसिटली इस बॉक्स में क्रिएट होगा, और बिकॉज ऑफ द असाइनमेंट नाउ दिस वेर एक्ट्स लाइक ए ग्लोबल वेरिएबल। तो जब हम ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 40, और उसके बाद क्या आपने ग्लोबल वाले को चेंज किया है, नहीं, तो आंसर जो ग्लोबल वाले का है वो तो 20 रहेगा। तो इसका जो आउटपुट है वो आ जाएगा 20 40 एंड 20, ठीक है। ये चीजें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आई गेस इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो जैसे मैंने अभी आपको एक कीवर्ड बताया है ग्लोबल, इन दिस सिमिलर वे देयर इज अनदर कीवर्ड दैट इज नोन एज दी नॉन लोकल, ठीक है। तो नॉन लोकल को देख लीजिए, नॉन लोकल का मतलब क्या है, सपोज एक मैंने कोड लिखा है कुछ a इक्वल टू 10, एक फंक्शन बना दिया है सपोज डेफ f या f1 लिख दिया है इसको, मान लीजिए इसके अंदर मैंने लिख दिया है सपोज b इक्वल टू 20, इसके बाद एक मैं फंक्शन f2 कॉल कर रहा हूं, ठीक है। f2 के अंदर मान लीजिए मैंने लिख दिया है c इज इक्वल टू 30, ठीक है। इसके अंदर एक लाइन ऑफ कोड लिख दिया है, जब ये f2 के अंदर सपोज देयर इज ओनली वन लाइन, और इसके बाद मैंने क्या किया है, मान लीजिए इसके बाद जब ये पूरा फंक्शन ये खत्म हो जा रहा है तो इसके बाद मैं यहाँ f2 को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, f2 को कॉल कर रहा हूँ, एंड आफ्टर दैट दिस इज द मेन स्पेस, लाइन नंबर 1 2 3 ये वाली लाइन हो गई, 4 ये फंक्शन वाली हो गई, 5 ये, 6 ये, ठीक है, ये लाइन ये वाली है, ठीक है। और इसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, 7 में सपोज मैंने f1 को कॉल किया है, ठीक है। तो देखिए इसको समझ लीजिए, आपको ग्लोबल और नॉन लोकल जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इस कोड को समझाने का प्रयास करूं तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्लोबल नेम स्पेस में a आएगा, वो 10 को रिफर करेगा, और ग्लोबल नेम स्पेस में एक नेम f1 आ जाएगा जो कि एक फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, लाइन नंबर 2 to 6 तो फंक्शन की डेफिनेशन है वो तब चलेगी, उसके अंदर का एक्शन तब होगा जब हम लोग इसको कॉल करेंगे। तो लाइन नंबर 7 में मैंने f1 को कॉल किया, तो लाइन नंबर 7 में f1 को कॉल किया तो क्या होगा, इसके अंदर का जो लाइन नंबर 3 है वो एग्जिस्टेंस में आएगा, और ये क्या करेगा b इक्वल टू 20, तो b इक्वल टू 20 मतलब इसके नेम स्पेस में एक b बना देगा और उसमें वैल्यू क्या कर देगा 20, और इसके नेम में देखिए क्या है, एक फंक्शन का नेम है f2 जो एक फंक्शन ऑब्जेक्ट दूसरे को रिफर करेगा, ठीक है। बट अभी ये चलेगा नहीं, तो लाइन नंबर 6 में हमने f2 को कॉल किया, तो जब f2 को कॉल कर लिया तो यहाँ ये क्या कर देगा, एक c बना देगा, या मैं इस तरीके से इधर अगर स्पेस नहीं है मैं ये इधर थोड़ा बना दे रहा हूं कि एक ये c बना देगा, एंड ये अब किसको रिफर कर रहा है, c, ये रिफर करेगा वैल्यू 30 को, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए मैंने मान लीजिए यहां से क्या कर दिया, ठीक है, हाँ ग्लोबल मुझे क्लियर था, अगर मैं ग्लोबल ए लिख दूंगा तो किसी भी स्कोप से हम किस वाले नेम को एक्सेस करेंगे, इस वाले को, ठीक है। अब इसमें नॉन लोकल देख लीजिए, तो नॉन लोकल क्या होता है, तो जैसे मैंने यहां देखिए f2 के अंदर मैंने लिख दिया है नॉन लोकल बी,
ठीक है, नॉन लोकल बी, और मैंने लिख दिया है बी इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो इसमें भी अब वही सेम केस करेगा। नॉन लोकल बी का मतलब अब ये क्या करेगा, F2 जिसके अंदर है तो वहां से वो इनक्लोजिंग स्कोप में ऊपर जाना शुरू कर देगा। जब उसे पहला बी मिलेगा तो मींस वी आर ट्राइंग टू मॉडिफाइंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। तो इस केस में भी F2 पे हमने देखिए क्या लिख दिया, नॉन लोकल बी, ठीक है। तो इसके इमीडिएट इनक्लोजिंग स्कोप में देखेगा क्या बी नाम का वेरिएबल है। तो इस समय क्या करेगा, अगर मैंने नॉन लोकल बी और बी इज इक्वल टू 30 लिखा है तो मतलब हम कौन सी वैल्यू को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, इस वाली को। तो मतलब अब बी 20 को रिफर नहीं करेगा, बी 30 को रिफर करेगा, ठीक है। तो नॉन लोकल लिखने से क्या होगा, जैसे अभी ग्लोबल में चेंजेस कर रहा था, तो नॉन लोकल लिखने से अब वो क्या करेगा, इमीडिएट ऊपर वाले स्कोप में देखता जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए F2 किसके अंदर था, F1 के अंदर था, तो F1 में नेम बी देखेगा, ठीक है। अगर बी मिल गया तो सही है, अगर मान लीजिए F1 में बी नहीं मिला और F1 किसी F फंक्शन के अंदर है, तो F1 के बाद वो किस फंक्शन में जाएगा, F में जाएगा। बट यहां एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, वो ग्लोबल तक नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि बी अगर यहां हो तो हमारा कोड चलेगा, ठीक है, नो। तो नॉन लोकल मतलब वो सारे इनक्लोजिंग स्कोप में देखता है, ग्लोबल स्कोप को छोड़ के। मतलब अगर ग्लोबल में बी है और किसी भी फंक्शन के अंदर बी नहीं है तो आपका उस समय कोड क्या दे देगा, एरर, कि वो वाला नॉन लोकल वेरिएबल हमें मिल नहीं पाया है, ठीक है। तो ग्लोबल सेम थिंग, तो जो भी ऑपरेशंस डन होंगे वो इसकी जो पोजीशन को अफेक्ट करेंगे, दैट विल अफेक्ट इनटू दी ग्लोबल नेम स्पेस। इन दी सिमिलर वे आपने अगर नॉन लोकल डिक्लेयर किया है, नॉन लोकल, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, उसकी बाइंडिंग कहां करने की कोशिश करेगा, नेम डिफाइंड इन दी नियरेस्ट इनक्लोजिंग स्कोप। और नियरेस्ट इनक्लोजिंग स्कोप में ध्यान रखिएगा कि अगर वो किसी इनक्लोजिंग स्कोप में नहीं मिला तो ग्लोबल तक नहीं जाएगा, ठीक है। ग्लोबल में अगर है भी तब भी वो एरर देगा, बिकॉज इट इज ए नॉन लोकल। तो चलिए, ये एक कोड लिखा है, इसको जज करने का प्रयास करिए, इसका आउटपुट बताने की कोशिश करिए। ओके, तो चलिए देखिए, इसको समझ लेते हैं। इसमें जो आंसर्स आप लोगों ने दिए हैं वो गलत है, ठीक है। अब इसको लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं कि किस तरीके से, ठीक है। तो देखिए, लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, इन दी ग्लोबल नेम स्पेस एक नेम बन जाएगा var। ये किसको रेफर करेगा, एक इंटीजर ऑब्जेक्ट को, वैल्यू विद इन दैट इंटीजर ऑब्जेक्ट विल बी 20, ठीक है। और एक क्या नेम आ जाएगा, प्रिंट वैल्यू आ जाएगा, प्रिंट वैल्यू नेम में आ जाएगा, ये किसी एक फंक्शन ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। वो क्या फंक्शनलिटी करेगा, जब हम उसको कॉल करेंगे तब एग्जिस्टेंस में आएगा, ठीक है। तो सीधे हम कहां आ गए, लाइन नंबर 3 एंड 4 तो फंक्शन के स्टेटमेंट्स हैं, हम आ गए लाइन नंबर 5 में। तो लाइन नंबर 5 में देखिए, सबसे पहले मैंने क्या प्रिंट कराया है, var। तो क्या ग्लोबल नेम स्पेस में var दिख गया, हाँ भाई दिख गया। तो ये लाइन क्या प्रिंट कर देगी, 20। आफ्टर दैट देखिए, ये जो लाइन है लाइन नंबर 6, उसमें हमने क्या करी है, फंक्शन कॉलिंग करी है। तो फंक्शन कॉलिंग करी है तो मतलब अब जो फंक्शन के अंदर का स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो लाइन नंबर 3 इज दी फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि फंक्शन के अंदर है, ठीक है। तो लाइन नंबर 3 में क्या लिखा है, मैं यहां दोबारा से लिख दे रहा हूं, ये लिखा है वेर इज इक्वल टू वेर प्लस 40, ठीक है, वेर इज इक्वल टू वेर प्लस 40। अभी तक अगर हम लोग डायरेक्टली कुछ इस तरीके से लिख रहे थे, मान लीजिए लाइन 40 कुछ इस तरीके से होती, वेर इज इक्वल टू 40, तो सिंपल सिंपल से क्या कर रहा था, इस करंट जो भी नेम स्पेस है, ठीक है, इसके अंदर व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिएट ए नेम वेर और उसकी बाइंडिंग किससे कर देता, 40 से, ठीक है, उस तरीके से बना देता, ठीक है। अब देखिए, इन दिस केस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं वेर इज इक्वल टू वेर प्लस 40। तो मैंने अभी आपको बताया था कि व्हेनेवर वी आर यूजिंग दी असाइनमेंट, तो वो जो भी नेम है वो कहां एग्जिस्ट करना चाहिए, वो उसको ट्रीट करता है, इंटरप्रेटर ट्रीट करता है, इट इज ए लोकल, ठीक है। तो अब ये देखिएगा क्या लोकल नेम स्पेस में कोई वेर है, ठीक है। तो भाई अभी तक तो हमने इसमें कोई वेर किया ही नहीं है, वेर की कोई वैल्यू असाइन ही नहीं करी है, ठीक है। तो इन दैट केस आपको वो एरर दे देगा कि हम इस वेरिएबल को यूज करना चाह रहे हैं बिफोर असाइनिंग दी वैल्यू, ठीक है। हम लोग पाइथन में क्या होता है, पहले वेरिएबल कोई वैल्यू असाइन करते हैं, देन वी कैन यूज इट। बट यहां तो अभी तक वेर की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। और वेर की वैल्यू के लिए वो ऊपर क्यों नहीं जाएगा, भाई वेर की वैल्यू आप बोल सकते थे सर ऊपर है, तो ऊपर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि एज सुन एज वी आर यूजिंग दी असाइनमेंट, तो वो वेर को क्या ट्रीट करेगा, इन दी लोकल स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर जो भी ये फंक्शन ऑब्जेक्ट है, तो वहां उसे नहीं मिलेगा, या वो देखेगा कि भाई आपने वेर नेम तो किया है बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको वो एरर दे देगा। तो जब आप अगर इस कोड को रन करेंगे
तो 20 वाला तो दे देगा, बट उसके बाद देखिए क्या दे देगा, अनबाउंड लोकल एरर, लोकल वेरिएबल वेर रिफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट। ठीक है, कि आपने उसको रिफर तो कर लिया बट उसकी कोई वैल्यू अभी तक असाइन नहीं करी है। ठीक है, ओके, हाँ इसको करने की कोशिश करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन नंबर 1 में आ गए तो क्या होगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, सपोज ग्लोबल नेम स्पेस आ गया, एक VAR बन जाएगा, इट विल रिफर टू सम इंटीजर ऑब्जेक्ट जिसमें की वैल्यू क्या होगी 20। ठीक है, एक आउटर बन जाएगा, ठीक है, जो किसको रिफर कर रहा होगा, एक फंक्शन ऑब्जेक्ट वाले डब्बे को कर रहा होगा। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी लाइनें लिखी हैं, तो भाई पूरी लाइनें इसी के अंदर हैं। ठीक है, तो पूरी लाइनें इसी के अंदर हैं, वो बाद में एग्जिस्टेंस में आएंगी। सबसे पहले डायरेक्टली मैं आ गया लाइन नंबर 19। आप देख सकते हैं लाइन नंबर 3 से 18 तक सारा कुछ फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। तो मैं डायरेक्टली कहाँ आ गया, लाइन नंबर 19 पे। तो लाइन नंबर 19 में हम सबसे पहले वेर प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या भाई इस स्पेस में मुझे वेर दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है, तो पहला आंसर तो मेरा क्या हो जाएगा 20, पहला आंसर तो मेरा क्या आ जाएगा 20। अब उसके बाद ये जो भी फंक्शन है ये पिक्चर में आएगा, बिकॉज इन दी लाइन नंबर 20 वी आर कॉलिंग दी आउटर। ठीक है, तो अब आउटर में आ गए। अब आउटर में पहली लाइन क्या है, लाइन नंबर 3। तो आउटर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगा, एक VAR जब भी हम असाइनमेंट करेंगे तो उस स्कोप में एक वेरिएबल बना देगा। तो एक ये वेरिएबल बना दिया और इसमें इसने वैल्यू क्या दे दी 40। इसके बाद देखिए क्या है, दो फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, एक इनर 1 करा है और एक इनर 2 रखा है, तो मतलब इसके अंदर दो नेम और हैं। तो एक मैंने लिख दिया, मान लीजिए इनर 1, ये किसी एक डब्बे को कर रहा होगा। ठीक है, और एक क्या हो गया इनर 2, एक नेम है इसके अंदर इनर 2। ये क्या करेंगे, तो जब हम इनको कॉल करेंगे तब पता चलेगा इनर 2। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से थोड़ा फिगर समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो ये भाई इनर 1 इनर 2 दो नेम आ गए, तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, अब लाइन नंबर 17 में आ गए। तो लाइन नंबर 17 में जब हम आए हैं तो सबसे पहले हमने क्या कॉल किया है इनर 1। तो अब इनर 1 जिसको रिफर कर रहा है, तो इनर 1 इस वाले डब्बे को रिफर कर रहा है, लेफ्ट साइड वाले को। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें इसके नेम स्पेस में आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वेर इज इक्वल टू 60, वेर इज इक्वल टू 60। तो वेर इज इक्वल टू 60 मतलब इसके अंदर एक ये वेर बना देगा और इसकी वैल्यू क्या कर देगा 60। ठीक है, ये लाइन हो गई। तो इसके बाद लाइन नंबर 5 के बाद लाइन नंबर 6 में आ गए। तो लाइन नंबर 6 में आ गया, इसने क्या कर दिया प्रिंट वेर। तो भाई प्रिंट वेर, तो प्रिंट वेर जैसे ही किया तो पहले तो ये इंक्लोजिंग लोकल स्कोप में ही देखेगा, तो भाई इसने 60 कर दिया। देखिए मैंने भाई यहीं तक सॉल्व किया, पूरा क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व किया और मुझे पता चल गया इसका करेक्ट आंसर सी है। तो देखिए इसके बाद क्या आ गया प्रिंट वेर। सो प्रिंट वेर मतलब यहाँ 60 तक हो गया। इसके बाद क्या है भाई, इसके अंदर एक नेम आ गया डीप। ठीक है, डीप। तो अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक डीप बना दिया है, विच इज अगेन रिफरिंग टू ए फंक्शन ऑब्जेक्ट, एक ये फंक्शन ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है। तो यहां से यहां तक पूरा डीप के अंदर का कोड लिखा है। ठीक है, तो वो बाद में एग्जीक्यूट होगा व्हेन वी विल कॉल इट। तो हम लोग कहां आ गए, लाइन नंबर 11 पे। अब लाइन नंबर 11 में आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, डीप के अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, तो डीप के अंदर क्या लिखा है, नॉन लोकल वेर। तो मतलब हम इस ग्रीन वाले डब्बे से सर्च करना स्टार्ट करेंगे। ये किसके अंदर है, इस वाले डब्बे के अंदर है। तो क्या इसमें वेर नेम मिल चुका, हाँ भाई वेर नेम मिल चुका। मतलब नॉन लोकल वेर मिलने का मतलब हम इसको रिफर कर रहे हैं, ये जो मैंने देखिए अभी हाईलाइट किया है, इस वाले वेरिएबल को रिफर कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया है, उसको यूज करके इसकी वैल्यू क्या कर दी है 80। तो मतलब अब ये एक नए डब्बे को रिफर करने लगेगा। ठीक है, जिसमें कि इसकी वैल्यू क्या होगी 80। तो मैं अब इसको हटा दे रहा हूं इस वाले डब्बे को। ठीक है, अब ये किसको रिफर कर रहा होगा 80 को। और इसके बाद आपने क्या कर दिया प्रिंट वेर। तो प्रिंट वेर कर दिया है, तो प्रिंट वेर, तो देखिए हमने प्रिंट यहां लिखा है इस वाले स्कोप में, डीप वाले में। तो डीप में नहीं है तो वो उसके इनक्लोजिंग में जाएगा। क्या इनक्लोजिंग में वेर नेम मिल गया, हाँ भाई मिल गया। तो अब नेक्स्ट आंसर क्या प्रिंट कर देगा 80। ठीक है, अब इसके बाद देखिए डीप वाली कॉलिंग खत्म हो चुकी है। उसके बाद हम आ जाएंगे लाइन नंबर 12 में। अब लाइन नंबर 12 देखिए किसके अंदर लिखा है, इनर 1 के अंदर लिखा है हमने। तो इनर 1 के अंदर लाइन नंबर 12 में आएंगे एंड ये करेगा प्रिंट वेर। तो इनर 1 के अंदर जो वेर है उसमें वैल्यू क्या है भाई, उसमें वैल्यू तो चेंज होकर अब 80 हो गई। तो ये फिर से क्या कर देगा 80 को प्रिंट कर देगा। एंड आफ्टर दैट जब हम इन दी सिमिलर वे इनर 2 वाले को कॉल करेंगे तो इसने ग्लोबल नेम यूज कर लिया है।
तो ग्लोबल मतलब अब ये जो चेंजेस है ये यहां कर देगा। वो क्या कर देगा जब आप इसको कॉल करेंगे, ये अब 100 को रिफर करने लगेगा। ये किसको रिफर करने लगेगा, 100 को। और अभी आपने जब 100 कर दिया तो आपने जब प्रिंट वेयर कराया है तो अभी जो इसकी जो वेरिएबल आपने जस्ट असाइन किया है ये उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा 100, और उसके बाद जो सेम चेंजेस है दैट विल रिफ्लेक्ट इनटू दी ग्लोबल नेम स्पेस आल्सो। ठीक है, तो 100 एंड 100 इसके बाद के दो आंसर हमारे पास आ जाएंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं जो अभी आपको बताया नेम सर्च ऑर्डर। तो नेम सर्च ऑर्डर सिंपल सा वही बताया था क्या, कि भाई वो जो नेम है उसको देखने के लिए LEGB, ठीक है, कि लोकल इंक्लोजिंग ग्लोबल और बिल्ट इन वाले स्कोप को जो रूल है उसको फॉलो करता है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि जब लूप आता है तो क्या चीज होती है। ठीक है, तो देखिए इन दिस केस, क्योंकि यहाँ थोड़ा लूप का सिंटेक्स अलग होता है दूसरी लैंग्वेजेस से, तो इसमें हमने क्या किया है, x इन रेंज 20, तो मतलब अब रेंज में क्या करेगा, ये कहां से वैल्यू ले लेगा, ये ले लेगा 0 से 19 तक की वैल्यू। ठीक है, तो पहली बार x की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, फिर 19 होगी। तो देखिए जब हम लूप से निकलेंगे तो हम बोल देंगे इस नेम स्पेस में एक x क्रिएट हो गया होगा और x की लास्ट वैल्यू क्या होगी, 19। जबकि बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, जैसे आपने कोई लिख दिया फॉर आई इन, तो जब वो निकलता है तो उसकी वैल्यू एक ज्यादा होती है, बट यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं होता है। यहाँ डायरेक्टली रेंज मतलब फर्स्ट टाइम ये x 0 होगा, देन 1 होगा, 2 होगा, 19 होगा। तो जब लूप से निकलेगा तो प्रिंट x जब हम करेंगे तो x की अभी रिसेंट वैल्यू क्या है, 19 है, और वो उस नेम स्पेस का पार्ट हो गया होगा। ठीक है, यहां देख लीजिए क्या किया है। तो अभी जब ये मान लीजिए कोड लिखा है 1 2 3 4 5, इस वाले कोड को देख लीजिए एक बार। तो सबसे पहले इस कोड में मैंने एक फंक्शन बनाया है, तो ग्लोबल नेम स्पेस में एक FUN आ जाएगा। ठीक है, और वो रिफर किसको करेगा, वो रिफर करेगा एक फंक्शन ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इसके बाद ये सारा कोड फंक्शन के अंदर लिखा है। लाइन नंबर 5 में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कॉलिंग दी, अच्छा मान लीजिए कि मैंने यहाँ इसके बाद फंक्शन को कॉल भी किया है, ये फंक्शन को मान लीजिए कॉल भी किया है लाइन नंबर 6 में। ठीक है, और प्रिंट x किया है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए प्रिंट x से पहले किया है, ये मान लीजिए फंक्शन कॉल है मैंने यहाँ किया है FUN। ठीक है, तो देखिए इसका बताने का मतलब क्या है कि जब आप FUN को यहाँ कॉल करेंगे, ये कॉलिंग वाली लाइन यहाँ मिसिंग है, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, जब आपने फंक्शन FUN को कॉल किया तो क्या होगा, फॉर x इन रेंज ये, तो इसके नेम स्पेस में x एक क्रिएट कर देगा। पहली बार x की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 5, और लास्ट वैल्यू x की क्या हो जाएगी, 19। ठीक है, तो अगर हम इसके स्कोप में प्रिंट x करेंगे, प्रिंट x, तो x की वैल्यू क्या है, 19 ये दे देगा। बट अगर हम बाहर निकल के करेंगे तो क्या इस ग्लोबल नेम स्पेस में x आया है, यहां x है, नहीं यहां x नहीं है, तो ये लाइन हमारा क्या दे देगी, एरर। ठीक है, तो अगर आपने लूप कहीं लगाया है तो वो वेरिएबल आपके कोड का पार्ट तो हो जाता है, बट दैट वेरिएबल विल बी पार्ट इन दैट पर्टिकुलर स्कोप। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्लोबल वेरिएबल्स, अच्छा ये कोड जब रन होगा तो कितने ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे, टोटल कितने ग्लोबल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस होंगे, तो इसको करने की कोशिश करिए। तो लाइन 1 में क्या होगा, एक यहाँ 1 आ जाएगा विच विल रिफर टू दिस नेम, 20 को रिफर करेगा। एक आउटर आ जाएगा विच विल रिफर टू दिस फंक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद कुछ सारी लाइनें इस कोड के अंदर हैं, तो लाइन नंबर 12 में आ जाएंगे, तो आउटर को कॉल करेंगे तो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ग्लोबल 1 मतलब हम इसी को यूज करना चाह रहे हैं एक तरीके से, और इसकी वैल्यू हम अपडेट करके क्या करना चाह रहे हैं, 40। ठीक है, तो देखिए इसके काटने का मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा कि अब एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसमें वैल्यू 40 होगी और ये उसको रिफर करने लगेगा। ठीक है, तो अब मैंने 2-3 बार बता दिया तो उसको समझ जाया करिए। देन 2 इज इक्वल टू 80, तो यहाँ 2 इसी स्कोप में बन जाएगा, 80 हो जाएगा, और एक नेम आ जाएगा इनर। ठीक है, विच विल रिफर टू सम फंक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इनर को अभी कॉल किया है नहीं, अभी तो इनर को कॉल नहीं किया है। इसके बाद क्या है, एक लूप है, हाँ तो भाई लूप है वो चलने लगेगा। तो लूप क्या कर रहा है, फॉर 3 इन रेंज ये, तो मतलब 3 की जो वैल्यू होगी, 3 जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 तक होगी। अभी क्या कर रहा है 2, तो भाई 2 इस नेम स्पेस में है, हाँ भाई 2 है, अभी हम इसी के अंदर है, अभी इनर के अंदर नहीं गए क्योंकि इनर को कॉल नहीं किया है। तो 2 इसके नेम स्पेस में है, तो ये क्या कर रहा है, ये एक तरीके से कर रहा है 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3। तो पहली बार इसकी वैल्यू क्या है, 0, तो मतलब 80 प्लस 0, तो मतलब 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80। फिर अगली बार 81, फिर 2 ऐड हो जाएगा 3 4, तो आउटपुट तो पूछा नहीं है। उसके बाद जब हम इनर कॉल करेंगे तो नॉन लोकल 2, मतलब हम इसको यूज करना चाह रहे हैं।
हाँ, तो कोड ये हो गया, उसके बाद हमने वैल्यू मॉडिफाई कर दी। तो देखिए अभी भी जो ये है ग्लोबल लेवल, तो उसमें तो हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए, एक ही हो गए। तो वो जो वेरिएबल है वो व्हाट इज दी हाउ मेनी ग्लोबल वेरिएबल, तो एक ही ग्लोबल वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है 1। अभी तक ये हो गया बेसिक्स कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हाउ वी कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ द आउटर स्कोप, इमीडिएट इनक्लोजिंग स्कोप, ठीक है, एलईजीबी जो रूल था वो पढ़ लिया, ठीक है, कुछ यूजफुल जो फंक्शंस थे वो देख लिए, ठीक है। अब हम लोग क्लासेस के बारे में और ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं उनके बारे में कुछ डिटेल डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। तो डिक्लेयरिंग ए क्लास, क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो हमें क्लास कीवर्ड यूज करना होगा और आफ्टर दैट वी कैन गिव सम नेम। तो जैसे ये क्लास है, ठीक है, कीवर्ड यूज कर लिया क्लास, नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास इज पॉइंट, और अभी मैंने इसमें कुछ कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं रखे हैं, तो डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया, पास, ठीक है। तो आपको पता होना, देखिए जैसे ही आपने लाइन लिखी तो क्या होगा, एक पॉइंट नेम आ जाएगा ग्लोबल नेम स्पेस में, और वो किसको रिफर कर रहा होगा, क्लास ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इन पाइथन एवरीथिंग इज द ऑब्जेक्ट। तो जब आपने ये क्लास को लिखा है, क्लास को डिफाइन किया है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होगा, एक पॉइंट नेम आपके ग्लोबल नेम स्पेस में आ जाएगा विच विल रिफर टू दी क्लास ऑब्जेक्ट। तो अगर क्लास एक ऑब्जेक्ट है तो एक इसकी कोई क्लास होगी, तो उस क्लास का नाम क्या है, क्लास। क्लास इज ऑल्सो ए नेम ऑफ दी क्लास, तभी उसका ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। ये तो हो गया कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब इसके बाद हो गया हाउ वी कैन इंस्टेंशिएट दी क्लास, ठीक है, कि हम क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे इन दैट पर्टिकुलर केस कि जैसे क्लास का नाम क्या है, पॉइंट, तो इसको क्रिएट करने के लिए, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट, ठीक है। और लेफ्ट साइड में आप कोई भी नेम दे दीजिए, एबीसी या पॉइंट, कोई भी नेम दे दीजिए, ठीक है। तो देखिए इन दोनों फिगर को अगर मैं बनाऊंगा तो देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ग्लोबल नेम स्पेस में एक पॉइंट नाम का वेरिएबल होगा या पॉइंट नाम का नेम होगा जो कि एक क्लास ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा। और जब मैंने इस क्लास को इंस्टेंशिएट किया, ठीक है, इंस्टेंशिएट कहां किया, यहां, तो मींस नाउ वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, ठीक है। तो जो राइट हैंड साइड में लिखा है उससे आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टांस ऑब्जेक्ट। ये क्लास का एक इंस्टांस है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टांस ऑब्जेक्ट। और ग्लोबल स्पेस में एक नेम क्या आ गया होगा, स्मॉल पॉइंट, ठीक है। तो इस समय पिक्चर ये हो गई होगी, जब आपका क्लास आप उसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, क्लास क्लास को लिखेंगे तो एक पॉइंट नेम आ जाएगा आपके ग्लोबल नेम स्पेस में, एंड हियर इट विल बी दी क्लास ऑब्जेक्ट, उसका क्लास ऑब्जेक्ट होगा। अब इसमें जो भी चीजें हैं कैसे काम करेंगी वो हम लोग आगे देखेंगे, कि इसमें हम लोग जो इसके फंक्शंस हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये पर्टिकुलर लाइन क्या है, वी आर इंस्टेंशिएटिंग दी क्लास, मतलब हम उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, क्लास ऑब्जेक्ट। तो ग्लोबल नेम स्पेस में हमारे पास कितनी चीजें आ गई, एक ये पॉइंट नेम आ गया और एक ये स्मॉल पॉइंट नेम आ गया विच इज रिफरिंग टू दिस इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें एक चीज देख लीजिए, जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट हम इस वाली लाइन से क्रिएट कर रहे हैं, 1 2 3, लाइन नंबर 3 से, इन दी लाइन नंबर 3 वी आर क्रिएटिंग दी ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं इंस्टेंशिएशन, ठीक है, कि हम उस क्लास का एक इंस्टांस बना रहे हैं, इंस्टांस बना रहे हैं मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ये कर रहे हैं तो क्या होता है, जब भी हम क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ऑटोमेटिकली क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर। तो अभी अगर आपने अपने कोड में कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वहां होता है, ठीक है। आपको अगर खुद से कंस्ट्रक्टर रखना है तो देखिए वो किस तरीके से रख सकते हैं, जैसे ये क्लास मैंने लिख दिया पॉइंट, ठीक है, पॉइंट एक्सप्लिसिटली मुझे बनाना है कंस्ट्रक्टर, तो देखिए उसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोग डेफ लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो ए स्पेशल मेथड, ठीक है, बट उसका नाम क्या रखना है, आपको नाम ये रखना है अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, ठीक है। और इसमें
एक आपको पहला पैरामीटर देना होता है सेल्फ या कोई और नेम, सेल्फ या कोई भी नेम दे दीजिए। कन्वेंशन है कि सेल्फ लिखिए, बट इट इज नॉट मैंडेटरी, एक पैरामीटर आप कोई भी और दे सकते हैं। इनके बारे में हम अभी बाद में डिस्कशन करेंगे। तो क्या होगा, जैसे ही आपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो क्या होगा, कंट्रोल ऑटोमेटिकली कहां आ जाएगा, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास। दिस इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, अब मान लीजिए, हाँ अब मान लीजिए मैंने इसमें लिखा है सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू कुछ लिख दिया, मान लीजिए 10, कुछ इस तरीके से लिख दिया, सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू 10। तो देखिए क्या करेगा, जब हमने लाइन नंबर 3 को एग्जीक्यूट किया तो क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर के पास चला जाएगा। कंस्ट्रक्टर मैंने कुछ ये डिफाइन किया, सेल्फ डॉट ए। तो सेल्फ मतलब हम जिससे कॉल कर रहे हैं, हम किससे कॉल कर रहे हैं, पॉइंट से। ठीक है, तो इस पॉइंट के अंदर इट विल क्रिएट ए नेम ए और उसके अंदर वैल्यू क्या दे देगा, 10। इसको हम लोग अभी आगे भी देख लेंगे। अभी आपको क्या क्लियर होना चाहिए, अभी क्लियर होना चाहिए ये सारी चीजें कि जब हमने एक क्लास को डिक्लेयर किया है तो एक ग्लोबल नेम स्पेस में एक पॉइंट, कैपिटल पॉइंट नेम आ चुका है विच इज रेफरिंग टू द क्लास ऑब्जेक्ट। और उसके बाद जो लाइन नंबर 3 में जब हम इस क्लास को इंस्टेंशिएट कर रहे हैं तो ये किसको रिफर कर रहा होगा, ये रिफर कर रहा होगा एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट को, और उसको कौन पॉइंट कर रहा है, स्मॉल पॉइंट। ठीक है, और व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां से बन रहा है, राइट साइड वाले से। ठीक है, कि आपको नेम लिखना है क्लास का और पैरेंथेसिस ये लगाना है, पैरेंथेसिस। सो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या हो रहा है, हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एंड व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, हम लोग क्या करते हैं, अपने आप जो कोड है वो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता है। तो अगर आपने कोड, आपके कोड में कंस्ट्रक्टर आपने एक्सप्लिसिटली लिखा है तो कंट्रोल वहां चला जाएगा, नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ जाता है और कोड वहां जाके एग्जीक्यूट करता है, विच विल इनिशियलाइज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, इट विल इनिशियलाइज द मेंबर्स ऑफ योर ऑब्जेक्ट, कि इसमें सपोज ए रखना है, बी रखना है, जो मेंबर्स रखने हैं उसको वो इनिशियलाइज करता है। ठीक है, ओके ठीक है, तो चलिए, हाँ इनिट मेथड। ठीक है, तो क्या है जो बताया गया अभी, ये अगर इसमें नहीं दिख रहा है आपको तो इसका नाम ये होता है अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज ए स्पेशल मेथड। ठीक है, अवेलेबल टू एवरी क्लास डेफिनेशन, जब भी हम क्लास को डिफाइन करेंगे ये ऑटोमेटिकली वहां हो जाता है, विच इन्वोक्स एवरी टाइम एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, जब भी हम उस क्लास का एक इंस्टेंस बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको कॉल कर लेता है। ठीक है, तो हमेशा वहां अवेलेबल रहता है। तो जैसे ये है, तो जैसे एक देखिए मैंने इसमें क्या किया है, एक ही एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है क्लास पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद तो मैं सपोज यहाँ लाइन नंबर डाल दूं, लाइन नंबर 1 2 3 4। तो देखिए अगर मैं इस पिक्चर को ड्रॉ करूं तो क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने क्लास को लिखा है तो एक ग्लोबल नेम स्पेस में आ जाएगा पॉइंट, इट विल रिफर टू सम क्लास ऑब्जेक्ट, ये क्लास ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा। इसके अंदर एक नेम अभी क्या है, एक नेम है अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, जो किसी एक फंक्शन ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा, या क्लास के अंदर जो हम फंक्शन बनाते हैं उसको हम लोग मेथड बोल देते हैं, तो आप मेथड ऑब्जेक्ट बोल दीजिए। ठीक है, अगर हम क्लास के बाहर बना रहे हैं तो जस्ट नॉमेनक्लेचर है, हम उसे फंक्शन बोलते हैं, और क्लास के अंदर अगर हम कोई फंक्शन बना रहे हैं तो उसको मेथड बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या किया है, एक इनिट बना दिया है। अब इनिट करेगा क्या, तो जब ये कॉल होगा तब पता चलेगा, और अभी हमने इनिट, ये कुछ हमारा पिक्चर बन गया है। और जब लाइन नंबर 4 में आएगा तो देखिए जब लाइन नंबर 4 में आया तो पहले राइट साइड वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। बाय यूजिंग द राइट हैंड साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वी आर इंस्टेंशिएटिंग द क्लास। और इसमें देखिए यहां हमने 3 पैरामीटर पास किए हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां हमने एक पैरामीटर पहला पास किया है सेल्फ, देन x, y। सेल्फ इज नॉट मैंडेटरी, सेल्फ की जगह आप एबीसी भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब इनिट में जो भी फर्स्ट पैरामीटर है, ठीक है, वो हमेशा ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। ठीक है, मतलब देखिए क्या कहने का मतलब है कि इस समय जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है तो क्या हो रहा है, एक हम क्या कर रहे हैं, इस क्लास को इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, मतलब हम एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग द इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जब इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो पहला मीटर है इसका नेम क्या है, इसका नेम है भाई पॉइंट। ठीक है, इसका नेम है पॉइंट, तो ये फर्स्ट पैरामीटर पॉइंट ऑटोमेटिकली यहां जुड़ के
पास हो जाता है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पास हो जाता है। तो मतलब यहाँ हम कहने को तो दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, बट पाइथन इंटरप्रेटर अपने से जो भी ये फर्स्ट पैरामीटर है वो इसको पास कर देता है। तो पॉइंट मतलब हमने यहाँ इसको पास कर दिया है, एंड एक्स कॉमा वाई, तो ये जो सेल्फ है ये पॉइंट को रिफर कर रहा, पॉइंट मतलब यहां रिफर कर रहा, और जो एक्स वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 5, वाई वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 10, ठीक है। तो इसमें हम पास कर रहे हैं, और अभी हमने कुछ यहाँ किया नहीं है, हम ये भी यहाँ लिख सकते थे इसके बाद पास की जगह, वी कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक दिस कि सेल्फ डॉट एक्स, ठीक है, सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, जनरली जो हम लोग लिखते हैं, एंड सेल्फ डॉट वाई इज इक्वल टू वाई। इसका क्या मतलब है कि अब हमें क्लास का जो ये इंस्टेंस ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इसके अंदर कुछ मेंबर्स क्रिएट करने हैं। तो मेंबर्स क्रिएट करने के लिए मैंने बताया था कि सेल्फ क्या है, सेल्फ तो वो उसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करता है, तो इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या है पॉइंट, और पॉइंट अभी कहां रेफर कर रहा है इस वाली मेमोरी लोकेशन पे, इस वाले इंस्टेंस ऑब्जेक्ट पे। तो जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, व्हेन दीज टू लाइंस विल बी एग्जीक्यूटेड, तो ये क्या करेगा, इस डब्बे के अंदर सेल्फ डॉट एक्स का मतलब है पॉइंट डॉट एक्स, बिकॉज पॉइंट वाला नेम ये ऑटोमेटिकली पास कर देता है व्हेनेवर वी विल कॉल एनी इंस्टेंस मेथड, ठीक है, या कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है। तो सेल्फ डॉट एक्स मतलब एक्स, अब ये सेल्फ डब्बे के अंदर एक एक्स नेम बना देगा जो किसको रिफर करेगा 5 को, और एक दूसरा नेम बना देगा y जो किसको रेफर करेगा 10 को, क्योंकि जब हमने पास किया था तो x की वैल्यू यहां आ गई थी 5 और इसकी वैल्यू आ गई थी 10। यहां जो ध्यान में रखने वाली चीज है, जो वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है वो बाय डिफॉल्ट ऐसे फर्स्ट पैरामीटर पास कर देता है। तो यहां हमने जब इसको देखिए बनाया है इस कंस्ट्रक्टर को, तो यहाँ 3 पैरामीटर पास किए हैं, बट जब इसको कॉल की है तो 2 क्यों पास किए, बिकॉज एक जो पाइथन इंटरप्रेटर होता है वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देता है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब चलिए यहां समझ में आ गया कि जब भी हम किसी इसमें ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर पास होता है। तो व्हेनेवर एक्सप्लिसिटली अगर मुझे कंस्ट्रक्टर को बनाना है तो उसमें जो पहला पैरामीटर है वो तो बाय डिफॉल्ट वो आपका जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो पास करके भेजता है, ठीक है। और जो बाकी जितने पैरामीटर्स अगर आप पास कर रहे हैं उनको कॉल करना है तो वो आपको एक्सप्लिसिटली पास करने होंगे। तो देखिए, द रेफरेंस टू द न्यूली क्रिएटेड इंस्टेंस इज ऑलवेज पास्ड, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट हुआ है इसका रेफरेंस क्या है, रेफरेंस मतलब वही पर्टिकुलर नेम है, तो वो हमेशा पास होता है एज ए फर्स्ट पोजिशनल आर्गुमेंट्स टू दी इनिट मेथड, वो हमेशा पास होता है। तो जैसे देखिए ये है, अब इसके बाद हमने उस कोड को मॉडिफाई कर दिया जो हमने बताया था कि यहां हमने क्या किया है, इस फिगर को समझ लीजिए। तो जैसे ये क्या हुआ है, वही सेम फिगर है, बार बार सेम चीज बता रहे हैं कि एक क्लास ऑब्जेक्ट पहले बना दिया इसने, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक इनिट है, अभी इनिट चला नहीं है, इट इज रेफरिंग टू सम मेथड ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद जब हमने लाइन नंबर ये लास्ट वाली एग्जीक्यूट करी है तो क्या होगा, एक स्मॉल पॉइंट से नेम आ जाएगा विच इज रिफर टू ए इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, वो एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, हमने 5,10 पास किया, बट ऑटोमेटिकली आप इसको समझिए कि एक्चुअल में किस तरीके से पास कर देगा, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मतलब पॉइंट 5,10, तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किस में चला जाएगा, सेल्फ में, 5 किस में आ जाएगा एक्स में, और ये किस में आ जाएगा y। तो सेल्फ डॉट एक्स, तो सेल्फ मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट, पॉइंट इस वाले डब्बे में पॉइंट कर रहा, रेफर कर रहा, तो मतलब इस वाले बॉक्स के अंदर या इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ये नेम क्रिएट कर देगा x, ठीक है। तो यहाँ डॉट क्यों लिखा है, क्योंकि पॉइंट डॉट मतलब हम इसके अंदर का नेम स्पेस यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो भी इसके आपको वेरिएबल बनाने हैं, इंस्टेंस वेरिएबल आपको इस ऑब्जेक्ट के बनाने हैं, तो आपको डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो सेल्फ डॉट एक्स मतलब सेल्फ के अंदर गए और हमने x इक्वल टू एक्स कर दिया, तो मतलब एक ये x क्रिएट कर देगा, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, एक y क्रिएट कर देगा, इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। तो ये जो कॉलिंग है ये ऑटोमेटिकली होती है जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बाकी मेथड्स को कॉल करने के लिए एक्सप्लिसिटली हमें कॉल करना पड़ता है, तो मेथड की कॉलिंग अभी हम लोग आगे देखेंगे। हाँ ओके, तो देखिए उस जो आगे क्वेश्चन है उसको बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पाइथन में जो हम फंक्शन बनाते हैं उसमें कितने तरीके से हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स, ये आप लोगों को पता होगा, बट जस्ट एक क्विक रिवीजन सो दैट आपको आगे वाली चीजें क्लियर हो जाए। टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स फॉर ए फंक्शन, ठीक है।
तो पहले आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि जैसे मैंने मान लीजिए कोई फंक्शन बना दिया डेफ FUN फन, और इसमें मैंने दो चीजें पास कर दी, सपोज A कॉमा B, ठीक है, और यहां मैं कुछ लिख दे रहा हूं, सपोज प्रिंट A कॉमा B, ठीक है। तो इसको कॉल करने के लिए मुझे लिखना क्या पड़ेगा, हमारे पास सपोज 3 लाइन ऑफ कोड लिखा है, ये फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो इसको कॉल करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा फन, और मैंने पास कर दिया सपोज 10,20, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा 10,20, ठीक है। तो देखिए ये जो होता है, ये क्लियर है कि यहां अगर दो दो पैरामीटर ले रहा है तो हमने यहां इसको दो वैल्यूज पास करनी होंगी, ठीक है। तो देन वी कैन कॉल दिस फंक्शन FUN, ठीक है, ये क्लियर है। तो देखिए ये इसको हम बोल देते हैं नॉर्मल की पोजिशनल आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट। तो पोजिशनल आर्गुमेंट से मतलब ये है कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगी, जो सेकंड वैल्यू है वो सेकंड प्लेस पे आ जाएगी। ये एक फंक्शन को लिखने का एक ये तरीका होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेकंड एक हो गया आपका पोजिशनल वाला, एक सेकंड हो गया कीवर्ड आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है। अब कीवर्ड आर्गुमेंट में देखिए हम क्या कर सकते हैं, मुझे अगर यहां नेम पता है कि ये A कॉमा B है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं इसको कॉल करने के लिए कि मैंने इसको कॉल करना है, फंक्शन को कॉल करना है, मैं लिख सकता हूं A इक्वल टू 10 कॉमा B इक्वल टू 20। इनका ऑर्डर भी आप चेंज कर सकते हैं इस समय, अगर आप कीवर्ड यूज कर रहे हैं आप ये भी लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू 10 और A इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो मतलब जो A में आपने वैल्यू लिखी है वो A में आ जाएगी, जो B में वैल्यू लिखी है वो B में आ जाएगी। ये आपका हो जाता है कीवर्ड आर्गुमेंट। इसके बाद आता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ये सब फंक्शन को कॉल करने के मैं वे बता रहा हूं पाइथन में। तीसरा हो गया डिफॉल्ट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है। देखिए डिफॉल्ट आर्गुमेंट का क्या मतलब है, तो ये मैं अब हटा दे रहा हूं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब है कि आप कुछ डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने यहां थोड़ा मॉडिफाई इस तरीके से कर दिया है, मैंने इसको लिख दिया है A कॉमा B इज इक्वल टू सपोज 0, ठीक है। अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है तो मैं एक सिंगल पैरामीटर से भी पास कर सकता हूं, ठीक है। तो इस समय क्या होगा, अगर मैंने फन 10 को कॉल किया तो ये क्या करेगा, ये देखेगा भाई आपने एक ही वैल्यू पास करी है, तो ये A की वैल्यू तो 10 ले लेगा और B की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या ले लेगा, 0। हम ये भी कर सकते थे इसको कॉल करने के लिए कि हमने फन पास कर दिया है 10,20, इसमें आप दो पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो जब दो पैरामीटर पास होगा तो जो B की वैल्यू है वो 20 हो जाएगी, और अगर आपने इस तरीके से सिंगल पैरामीटर पास किया है तो जो बाकी के पैरामीटर हैं वो इक्वल टू आपने जो भी लिखा है डिफॉल्ट वैल्यू, उनसे आपका वो इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है। अगर मैंने कुछ B इक्वल टू 20 लिख दिया, B इक्वल टू कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू ले ली, तो अब हम एक पैरामीटर से भी कॉल कर सकते हैं इस फंक्शन को और दो पैरामीटर से भी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। और इसके बाद एक लास्ट बताना है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट में देखिए दो टाइप से होता है, ठीक है। तो अब उसको समझाने के लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूं, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, तो मुझे सपोज फंक्शन को कॉल करना है और मैं चाहूं फंक्शन में मैं इसको कॉल करना चाहूं बाय यूजिंग पासिंग 1 पैरामीटर, 2 पैरामीटर, 10 पैरामीटर्स, ठीक है। ये मेरे ऊपर है कि मैं एक पैरामीटर करके भी पास कर सकता हूं इसको, 2 पैरामीटर, 10 पैरामीटर्स, ठीक है। तो उस समय देखिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, एस्ट्रिक आर्गुमेंट, मतलब एस्ट्रिक और कोई भी नेम, ठीक है। इस समय देखिए क्या होगा, अब इस समय मुझे इस फंक्शन को अगर कॉल करना है, इसके अंदर जो भी आपको प्रिंट लिखना है या इसका टाइप लिखना है वो सब आप लिख लीजिएगा। इस समय अगर आपको इसको कॉल करना है फंक्शन को FUN को, मैं ये भी कर सकता हूं कि मैंने यहाँ पास कर दिया 1 2, मैं ये भी कर सकता हूं मैंने यहाँ पास कर दिया फन 1 2, और एक मैंने आपकी पूरी की पूरी लिस्ट पास कर दी सपोज 1 2 3, इस तरीके से मैं ये भी कर सकता हूं मैंने पास कॉल कर दिया फन, मैंने कॉल कर दिया 1 2 हेलो, ठीक है, ये सब, ठीक है। तो मतलब जब भी वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट पास करने हैं, वेरिएबल लेंथ मतलब एक पैरामीटर, 4 पैरामीटर, 10 पैरामीटर, मुझे पता नहीं कि कितने लेंथ का पैरामीटर पास करना है,
तो इन दैट केस आप फंक्शन को क्या बना सकते हैं इस समय, इस तरीके से एस्ट्रिक और कोई भी नेम। इस समय देखिए क्या करेगा, ये जो args है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये सारी वैल्यूज को एज ए टपल लेगा, एज ए टपल, ठीक है। तो टपल लेगा तो आपको पता है, मतलब अगर मैंने 1 2 पास किया है तो एक टपल बना देगा जिसमें कि दो वैल्यूज होंगी 1, 2। अगर आपने ये पास किया है तो टपल की फर्स्ट प्लेस पे 1 होगा, सेकंड प्लेस पे 2 होगा, और टपल की थर्ड प्लेस पे क्या हो जाएगा, एक लिस्ट हो जाएगी जिसमें की वैल्यू क्या होगी 1 2 3। अगर आपने इस तरीके से कॉल किया है तो टपल की पहली प्लेस में 1 हो जाएगा, दूसरी प्लेस में 2 हो जाएगा, और जो टपल की तीसरी प्लेस है उसमें एक क्या आ जाएगी स्ट्रिंग। मतलब हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट पास करने के लिए ये सिंटेक्स यूज कर सकते हैं, एस्ट्रिक और कोई भी नेम। अब इसमें एक लास्ट देख लीजिए जो कि आगे यूज किया है, ठीक है, लास्ट हम इसमें डबल एस्ट्रिक भी लगा सकते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के लिए। इन दैट केस क्या होता है, वो एज ए डिक्शनरी ट्रीट होती है। अभी टपल्स ट्रीट हो रहा है, अब हमने इसमें क्या लगा दिया, डबल एस्ट्रिक। तो डबल एस्ट्रिक मतलब अब ये डिक्शनरी ट्रीट होगी, तो जब डिक्शनरी ट्रीट होगी तो मुझे वैल्यूज कैसे सप्लाई करनी पड़ती हैं, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में। तो यहां मुझे कीवर्ड वाला आर्गुमेंट यूज करना है। किस तरीके से, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, जस्ट वेट ए मिनट। वेरिएबल लेंथ हम लोग इसमें भी पास कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं, अब ये डबल एस्ट्रिक है, इसका मतलब क्या है कि अब जब मुझे फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सपोज मुझे तीन वैल्यूज पास करनी है ए बी सी, तो मैं अब इस तरीके से लिखूंगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3। या मान लीजिए इस फंक्शन को कॉल करना है, मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू सपोज हेलो, कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इन दीज केस क्या होगा, ये जो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट है ये एक डिक्शनरी की तरह वैल्यू को स्टोर करेगा। तो डिक्शनरी मतलब अगर आप अब इसको देखेंगे तो ये किस तरीके से प्रिंट करेगा, इस तरीके से एक ए नेम आ जाएगा, जब आप पहली कॉल कर रहे हैं तो ए नेम आ जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या दे देगा 1। अगर आप अगला पैरामीटर क्या है बी और 2, तो एक डिक्शनरी में की क्या आ जाएगी बी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कॉलन करके 2, कॉलन करके क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 2, कॉलन करके आ जाएगी 2, कॉमा सी हम अगर पास कर रहे हैं तो की सी हो जाएगी और कॉलन करके इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। जब आप ये कॉल करेंगे तो अब इस तरीके से हो जाएगा की ए हो जाएगी वैल्यू 1, सेकेंड के केस में बी हो जाएगी वैल्यू 2, और फिर सी हो जाएगी और वैल्यू क्या हो जाएगी हेलो, इस तरीके से, ठीक है। तो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के लिए हम लोग सिंगल एस्ट्रिक भी लिख सकते हैं, डबल एस्ट्रिक भी लिख सकते हैं। व्हेन यू आर राइटिंग सिंगल एस्ट्रिक, इन दैट केस जो आपका वो नेम होगा वो एज ए टपल वर्क करेगा, और जब आपने ये लिख दिया है डबल एस्ट्रिक, इन दैट केस इट विल वर्क लाइक द डिक्शनरी। तो अब इसके एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, देखिए, तो डिक्शनरी के एलिमेंट्स हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बाय यूजिंग दी की। तो मतलब जैसे अगर मैंने लिख दिया ARGS और मैंने कोई की दे दी सपोज C, ठीक है, तो C के करस्पॉन्डिंग मान लीजिए बाद वाला मैं केस ले रहा हूं, तो C के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है हेलो, तो ये मुझे क्या दे देगा हेलो, ठीक है। तो जस्ट एक ये क्विक रिकैप था, बिकॉज आगे वाले क्वेश्चंस में यूज होगा। ये क्वेश्चन है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, एक ग्लोबल नेम स्पेस में नेम आ जाएगा मैंगो, इट इज रेफरिंग टू सम क्लास ऑब्जेक्ट, ये एक क्लास ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एक इनिट है, ठीक है, जो कि एक मेथड ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा। इसके बाद देखिए लाइन नंबर 5 में डायरेक्टली आ गए, तो एक ग्लोबल नेम स्पेस में नेम बन गया है 1। तो देखिए राइट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं, क्लास का नेम हमने यूज किया है मैंगो, ठीक है, और हमने क्या यूज किया है पैरेंथेसिस, ठीक है। तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां हम लोग इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट बनाते समय बिकॉज इसका जो कंस्ट्रक्टर है, तो फर्स्ट पैरामीटर इज दी सेल्फ, ठीक है, तो सेल्फ मतलब ये जो 1 है इसका रेफरेंस तो ऑटोमेटिकली ये पास ही करेगा, ठीक है, जो भी उसका ऑब्जेक्ट का क्लास का इंस्टेंस है उसका रेफरेंस तो पास ही कर देगा। बाकी देख लेते हैं, इट इज ए वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ये जो बनता है ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के लिए बनता है। तो ये डबल एस्ट्रिक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमें की देनी पड़ेगी, की करस्पॉन्डिंग वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या दे दी की टाइप, ठीक है, कुछ टाइप इसका दे दिया, देन इसका प्राइस दे दिया, ठीक है। तो क्या होगा, एक ये नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है,
नया ऑब्जेक्ट बनेगा, सेल्फ तो वो ऑटोमेटिकली पास ही करता है, जो इसमें चला जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक डिक्शनरी बन जाएगी। ठीक है, अब डिक्शनरी जो बनी है उसमें कीज क्या क्या हो गई, तो डिक्शनरी की पहली की हो जाएगी टाइप और दूसरी की हो जाएगी प्राइस। तो डिक्शनरी की वैल्यू एक्सेस करने के लिए मैंने टाइप और प्राइस को यूज किया है। और इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, हमने सेल्फ डॉट टाइप लिखा है, तो सेल्फ मतलब ये जो बना था, जो यहाँ पॉइंट कर रहा हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। तो सेल्फ डॉट टाइप मतलब एक यहाँ टाइप नाम का वेरिएबल बना देगा और जिसकी वैल्यू ये क्या कर देगा, जिसकी वैल्यू कर देगा ये जो भी हमने पास करी है, तो ये बनेगा एंड स्ट्रिंग टाइप का बन जाएगा और इसमें जो भी आपने वैल्यू पास करी है अल्फोंसो, ओके ये आ गया। एंड इन दी सिमिलर वे इसमें क्या आ जाएगा, एक नेम प्राइस आ जाएगा इस ऑब्जेक्ट में, ये क्या है, दिस इज द इंस्टांस ऑब्जेक्ट, इंस्टांस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्राइस आ जाएगा, इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी 200 हो जाएगी। इन दी सिमिलर वे 2 वाला बनेगा, सेम प्रोसेस होगा और उसमें भी क्या होगा, एक टाइप बन जाएगा उस वाले ऑब्जेक्ट में, नया नेम, उसमें वैल्यू क्या होगी, ये 64 जो भी आपने पास किया है 64, एंड सेकंड वाले में क्या आ जाएगा प्राइस, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 90। ठीक है, और ये सारी चीजें हमारे ग्लोबल नेम स्पेस में है। अब हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, वन डॉट प्राइस, तो क्या वन के अंदर प्राइस है, हाँ भाई वन के अंदर, देखिए वन के अंदर गए और प्राइस है, तो वन डॉट प्राइस ये क्या दे देगा 200, तो 200 इसमें और इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। फिर हमें करना है टू डॉट टाइप, तो टू का टाइप क्या है 64, तो ये 64 किसमें, इसमें, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, तो चलिए आगे चलते हैं, इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, अब देखिए ये भी हो सकता है कि वॉट एवर योर क्लास इज, उसमें कुछ और भी मेथड हो। अभी तो क्या था कि देयर इज ओनली वन मेथड, स्पेशल मेथड, जिसको कि हम कंस्ट्रक्टर बोल रहे थे, जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जा रहा था व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये भी हो सकता है हमें कुछ उसमें और मेथड रखने हैं, कुछ और इंस्टांस मेथड रखने हैं। ठीक है, तो देखिए कई टाइप के मेथड होते हैं। अभी देखिए इसमें हम बात करेंगे कि एक मेथड मैंने बनाया और जिसमें सेल्फ पास किया है। ठीक है, तो जब आपने सेल्फ पास कर दिया है, ठीक है, तो इस वाले मेथड को हम लोग बोलेंगे इंस्टांस मेथड। ठीक है, इंस्टांस मेथड, जब भी हम सेल्फ पास कर रहे हैं, और सेल्फ क्या है, वही जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था उसका रेफरेंस। ठीक है, तो उसका रेफरेंस ऑटोमेटिकली कॉल ऑटोमेटिकली पास कर देता है जो पाइथन इंटरप्रेटर होता है। तो जैसे देखिए ये कोड है, इसको समझने की कोशिश करें, तो देखिए इसमें क्या होगा, एक ये पॉइंट नेम आ जाएगा ग्लोबल नेम स्पेस में, ये रिफर करेगा एक जो क्लास का ऑब्जेक्ट होगा इसको। ठीक है, जब ये क्लास डिफाइन आपने करी तब ये पिक्चर में आ गई। अब इसके अंदर दो चीजें होंगी, एक ये इनिट हो गया, इनिट जो एक ये मेथड ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा, और एक नेम हो गया ट्रांसलेट, ये भी एक मेथड ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम डायरेक्टली यहां आ गए, तो यहां देखिए हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या पास कर रहे हैं 5,10, और इस जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है ये तो जाता ही है, तो यहां हमने क्या कर दिया है, एक हमने इंस्टांस ऑब्जेक्ट बनाया है, इंस्टांस ऑब्जेक्ट बनाया है, तो मतलब ये जहां पे है इसका रेफरेंस तो जा ही रहा है वहां। ठीक है, तो समझाने के लिए मैंने सपोज ये दे दिया एक तरीके से, हमने ये बना दिया आपको .1, ठीक है, ये इधर से, तो इसका रेफरेंस एक तरीके से, इसका रेफरेंस ये पर्टिकुलर रेफरेंस किसके पास है .1, तो आप समझ सकते हैं .1 यहां जा ही रहा है। तो इसके कंस्ट्रक्टर के पास आया, इसने क्या कर दिया, x और y, मतलब जो x है वो 5 हो जाएगा, y है 10 हो जाएगा, तो उसने इसके नेम स्पेस में सेल्फ डॉट एक्स, मतलब सेल्फ मतलब यही .1 जिसको रिफर कर रहा था, तो इसके नेम स्पेस में इसने एक x क्रिएट कर दिया, इसके अंदर वैल्यू 5 हो गई, एंड इन दी सिमिलर वे इसने y क्रिएट कर दिया, इसके अंदर वैल्यू क्या हो गई 10। इन दी सिमिलर वे .2 के लिए भी बिल्कुल सेम पिक्चर हो रही है, इसने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, x को क्या कर दिया यहाँ 25 और y को क्या कर दिया है 50। ठीक है, ये कर दिया, यहां तक तो पिक्चर इसी तरीके से थी। अब इसके बाद देखिए कि फंक्शन कॉलिंग अभी नहीं हुई, यहां अच्छा कुछ आपको बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या चीजें इसके नेम स्पेस में आ गई। तो ये ऑल्दो जो मैंने फिगर बना दिया है, फिगर क्लियर है ना कि किस तरीके से अभी फिगर बन गया, क्लियर है कि किस ऑब्जेक्ट में कौन सी वैल्यू जा रही, ये क्लियर है .1 और .2 में। ठीक है, तो देखिए जो प्रीवियस क्लासेस थी
तो मैंने उसमें बताया था अगर हम लोग DIR यूज करेंगे, DIR, तो ये क्या दे देगा, उस नेम स्पेस के जो भी नेम्स होंगे, अगर आपको पता है DIR मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो इस नेम स्पेस में जो प्री डिफाइंड जो मॉड्यूल आते हैं वो तो आ ही जाएंगे, बट जो हमने किए उसमें देखिए क्या क्या आ गया, एक पॉइंट आ गया, एक .1 आ गया और एक .2 आ गया। तो देखिए जब आप इसका देखेंगे, ठीक है, तो इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं, जो समझाना था समझा दिया। देखिए एक पॉइंट क्लास आ गया, .1 आ गया और .2 आ गया, ठीक है। तो मीन्स ये सारे नेम स्पेसेस, जो ये नेम्स हैं, ये हमारे करंट नेम स्पेस जो कि इस समय ग्लोबल नेम स्पेस है उसका पार्ट बन गए, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए मुझे फंक्शन को कॉल करना है, हाँ, और जो चीज अभी मैंने बताई है उसको देखने के लिए भी देखिए DIR .1, अगर मैं .1 पास कर दूं तो देखिए .1 के अंदर क्या है, एक्स और वाई नेम है, हाँ है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब .1 वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है तो उसके अंदर x इक्वल टू जो भी वैल्यू हो, y इक्वल टू 5 या 10 जो भी आपने रखी थी वो आ चुके हैं। एंड इन दी सिमिलर वे आप देख सकते हैं जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उसके भी नेम स्पेस में x और y आ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो डायग्राम बताया उसको वेरीफाई भी कर रहा कि यस एक्स और वाई वहां क्रिएट हो चुके हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, तो वो जो इनिट वाला था वो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा था, बिकॉज ऑफ दैट इट इज क्रिएटिंग द नेम एक्स एंड वाई इन द नेम स्पेस ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एज वेल एज इन द सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। यस, ओके, ठीक है। तो इसके बाद देख लेते हैं कि जो दूसरे मेथड्स हैं उनको कॉल कैसे करना है। तो देखिए डॉट लगा के, तो अभी मैंने बता दिया था कि .1 .2 ये सेमी कोड है। अब देखिए मान लीजिए जो ये फंक्शन बनाया है इसमें मुझे कॉल करना है, तो देखिए फॉर कॉलिंग दिस फंक्शन जो सेल्फ है वो तो खुद पास कर देगा, हमें पास नहीं करना होता है, तो हमें इसको कॉल करने के लिए एक पैरामीटर पास करना होगा। तो देखिए हमने क्या किया, .1 डॉट ट्रांसलेट और मैंने 50 किया है, तो .1 का जो भी रेफरेंस था वो जाएगा और डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, ठीक है। हाँ, तो ये वाला तो भाई देखिए .1 डॉट एक्स ये 5 दे देगा, ये 10 दे देगा, .2 डॉट एक्स ये 25 दे देगा और ये क्या दे देगा 50। अब इसके बाद हमने .1 पे ट्रांसलेट कॉल किया है, तो देखिए यहाँ इस चीज को समझ लीजिए। तो .1 डॉट ट्रांसलेट, तो क्या .1 के अंदर कोई ट्रांसलेट है, नहीं भाई .1 के अंदर तो ट्रांसलेट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा अभी हम लोग आगे देख लेंगे, जब किसी एट्रीब्यूट को हम डॉट से कॉल करते हैं तो एक इसका रूल होता है, तो जब ये इसमें ऑब्जेक्ट में नहीं मिलता है, ठीक है, इसका रूल होता है एक्चुअली ICPO, ठीक है, whenever we are calling any attribute with the help of the dot। तो ICPO का मतलब सबसे पहले वो देखेगा इंस्टांस में, ठीक है, अगर इंस्टांस ऑब्जेक्ट इंस्टांस जो बना है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि दिस इज दी क्लास ऑब्जेक्ट, दिस इज द इंस्टांस ऑब्जेक्ट, दिस इज द इंस्टांस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो इंस्टांस वाले में देखेगा, अगर इंस्टांस में नहीं मिला देन सी से इट विल लुक इनटू दी क्लास स्कोप, जो क्लास का स्कोप है उसमें देखेगा। अगर उसमें भी नहीं मिला वो एट्रीब्यूट जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, देन वो पेरेंट क्लास, ठीक है, जो भी आपने क्लास बनाई अगर उसकी पेरेंट या कोई बेस क्लास है उसमें देखेगा, और अगर उसमें भी नहीं मिला देन इट विल गो टू दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि देयर आर 2 नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है, मतलब नेम को एक्सेस करने के 2 तरीके हैं और दोनों को एक्सेस करने का क्राइटेरिया, एक में लगता था जो रूल लगता था जो LE मतलब लोकल इंक्लोजिंग ग्लोबल एंड बिल्ट इन वाला लगता था, और जब हम डॉट से एक्सेस कर रहे हैं तो कौन सा रूल लगता है ICPO, ठीक है। तो सबसे पहले वो इंस्टांस अपने ऑब्जेक्ट में देखेगा, इंस्टांस ऑब्जेक्ट में देखेगा, फिर क्लास में देखेगा, फिर पेरेंट क्लास में देखेगा और फिर ऑब्जेक्ट में देखेगा। तो ये मैंने रूल क्यों बताया, अब हम देखिए यहां क्या कर रहे हैं, सेकेंड लास्ट लाइन में, इन दी सेकेंड लास्ट लाइन वी आर कॉलिंग दी ट्रांसलेट। तो .1 के अंदर जो ट्रांसलेट नहीं है तो ये कहां देखेगा, क्लास वाले में। अब इसका क्लास कौन सा था, क्लास ये था, तो यहां देखेगा क्या ट्रांसलेट है, तो देखिए यहां भाई मैंने ट्रांसलेट बनाया है, यहां ट्रांसलेट है। तो अब इसने देखिए क्या किया है, सेल्फ मतलब .1 जिसको पास कर रहा था हम उसकी बात कर रहे हैं, इसने क्या कर दिया है, इसने कर दिया एक तरीके से सेल्फ डॉट एक्स इट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट एक्स प्लस डेल्टा। तो देखिए सेल्फ डॉट एक्स क्या .1, सेल्फ मतलब यहाँ .1 डॉट एक्स की वैल्यू क्या है 5, तो इसने क्या कर दिया 5 + 50
और वो वैल्यू किसको दे दी, इसको, तो मतलब अब ये किसको रिफर करने लगेगा, 50 को। एंड इन द सिमिलर वे जो ये वाला होगा ये किसको रिफर करने लगेगा, 60 को। ठीक है, तो अब हमने अगर 50 और 60, सॉरी एडिशन गलत हो गया, 5 प्लस 50 ये 55 हो जाएगा, सॉरी 5 प्लस 50 ऐड करना है ना, तो 5 प्लस 50 ये 55 हो जाएगा, और सेकंड में 50 प्लस 10 मतलब 60 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 55 एंड 65। हाँ, तो अब ये क्लियर है, ये जो बताया गया ये आईसीपीओ रूल क्लियर है। व्हेनेवर वी विल ट्राई टू एक्सेस एनी मेंबर विद द हेल्प ऑफ द डॉट, तो कौन सा रूल लगता है, आईसीपीओ वाला। और डायरेक्टली आप किसी नेम को एक्सेस करना चाहेंगे तो कौन सा लगता है, जो मैंने पहले बताया था, LEGB वाला, लोकल इंक्लोजिंग ग्लोबल एंड बिल्ट इन। दोनों में डिफरेंस क्लियर है, कब कौन सा रूल लगाना है एक्सेस करने के लिए। हाँ, तो इसका आउटपुट आप देख सकते। हाँ, तो दिस इज द सेम थिंग, जस्ट आईडी प्रिंट करा के आपको बताया गया है कि देखिए क्या है, .1 अभी किसी एक ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा था, ये .1 वाला था, .1 मैंने इसको लिख दिया, जिसमें क्या था, x पहले 5 को रिफर कर रहा था, ठीक है, ये y था, ये किसको रिफर कर रहा था, 10 को, और एक .2 भी इसी तरीके से था, जिसमें क्या था, वही सेम फिगर है, तो इसलिए मैं जल्दी से बना दे रहा हूं, इसमें क्या था 25 एंड हियर इट इज 50। ठीक है, हमने इसमें क्या किया, हमने .1 और .2 की आईडी प्रिंट कराई, तो .1 और .2 की आईडी मतलब ये जिस एड्रेस पे स्टोर है और ये बॉक्स जिस एड्रेस पे स्टोर है। ठीक है, तो एड्रेस मतलब याद नहीं करना है, बस ये है कि ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो इनकी वैल्यू डिफरेंट होगी। इसके बाद देखिए मैंने .1 डॉट ट्रांसलेट किया, हाँ तो देखिए यहां अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लास्ट लाइन देखिए, .1 पे मैंने ट्रांसलेट कॉल किया तो .1 में नहीं है तो क्लास पे जाएगा, अब क्लास में गया तो ये सेल्फ में क्या है, .1 का रेफरेंस, तो देखिए अगर मैंने आईडी ऑफ सेल्फ प्रिंट कराई है तो ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। देखिए तो मींस इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ होता है कि ये जो यहाँ .1 वाला ऑब्जेक्ट है इसका रेफरेंस ऑटोमेटिकली ये पास कर देता है। ठीक है, जो भी .1 का रेफरेंस है ये पास करता है, तभी देखिए दोनों का अगर हमने आप सेल्फ प्रिंट किया है इसकी आईडी भी वही है। ठीक है, तो मतलब ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट पैरामीटर, वो जो डब्बा बना है उसका जो भी रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली एज ए फर्स्ट पैरामीटर पास कर देता है, हमें उसको एक्सप्लिसिटली पास नहीं करना होता है, वो ऑटोमेटिकली ऐड करके पास करता है। हाँ, तो इसको करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट ड्रॉ द फिगर एंड ट्राई टू डू इट। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन 1 पे क्या होगा, एक ग्लोबल नेम स्पेस है, इसमें ये सेल्फ नेम आ जाएगा विच इज रेफरिंग टू सम क्लास ऑब्जेक्ट, एक क्लास ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इनिट होगी, मैं इनिट अब पूरा अंडरस्कोर करके नहीं लिख रहा हूं, जस्ट समझाने के लिए कि हाँ भाई इनिट होगा, और इसके अंदर एक सेट नम है। ठीक है, ये किसी एक फंक्शन मेथड ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा, और एक ये गेट नम है, ये भी इसको एक रेफर कर रहा। ठीक है, और उसके बाद हम सीधे कहां आ जाएंगे, लाइन नंबर 11 में। ठीक है, तो लाइन नंबर 11 में देखिए क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है, पहले राइट साइड एग्जीक्यूट होगी, तो एक ऑब्जेक्ट बना है, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आपने पास किया है, तो इसका रेफरेंस अभी जो भी है वो आपने पास किया है, एंड 10 पास किया है, तो इनिट में आएगा ऑटोमेटिकली, इनिट में आएगा, और इनिट में आके ये जो नम की वैल्यू है ये 10 कर देगा। ठीक है, अब इसमें हमने लिखा है सेल्फ डॉट सेल्फ, तो सेल्फ मतलब क्या है, हम इस वाले रेफरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ डॉट सेल्फ मतलब इसके अंदर एक ये सेल्फ नेम का नेम क्रिएट कर देगा, और इसमें यहां वैल्यू क्या दे देगा, 10। ठीक है, फिर इसकी बाइंडिंग करेगा लेफ्ट साइड वाले से, तो जब बाइंडिंग करेगा इसने यहां देखिए क्या लिख दिया है, सेल्फ, तो सेल्फ इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर, ये जो भी इसका रेफरेंस है वो, तो मतलब अब जो सेल्फ यहां रिफर कर रहा था वो अब यहां रिफर करने लगेगा, क्योंकि भाई मैंने तो सेम ही नेम को यूज किया है ना, तो अगर वो नेम ऑलरेडी ग्लोबल नेम स्पेस में है तो अब वो इस वाले डब्बे को रिफर करने लगेगा, अब वो इसको रिफर नहीं करेगा। अब इसके बाद देखिए हमने क्या किया है, सेल्फ डॉट गेट नम, तो अभी भाई ग्लोबल नेम स्पेस में मुझे जो सेल्फ दिख रहा है वो तो इसको रिफर कर रहा। ठीक है, तो क्या इस सेल्फ में गेट नाम का, गेट नम नाम का यहाँ कोई फंक्शन है, ये गेट नम नाम का कोई मेथड है, नहीं है,
तो देखिए क्या है, यहां आपका वही रूल लग जाएगा ICPO वाला, ठीक है। तो यहां ये क्या है, ये है हमारा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में नहीं मिला तो वो क्लास के पास चला जाएगा, ठीक है। और जब क्लास के पास गया है तो ये सेल्फ डॉट, मतलब ये इसका रेफरेंस लेके गया है। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, गेट नम। तो गेट नम में हम लोग ने क्या किया है, गेट नम। तो गेट नम में हम लोग कर रहे हैं सेल्फ डॉट सेल्फ। तो सेल्फ मतलब ये वाला पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, और सेल्फ डॉट सेल्फ, तो सेल्फ के अंदर क्या सेल्फ है, हाँ है, इसकी वैल्यू क्या है 10। तो इस लाइन का आंसर क्या आ जाएगा 10, ठीक है। इसके बाद हमने फिर से क्या किया है, सेल्फ डॉट सेट नम। तो ग्लोबल नेम स्पेस में अभी भी जो सेल्फ है वो इसको रेफर कर रहा है। क्या यहाँ सेट नम है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में सेट नम है, नहीं है, ठीक है। तो वो किसके पास चला जाएगा, क्लास वाले के पास जाएगा। क्लास वाले के पास सेट नम है। ये सेट नम कर क्या रहा है, तो सेल्फ डॉट सेल्फ, मतलब जो इसकी वैल्यू पहले 10 थी इसको अपडेट करके क्या कर रहा है 20। तो अब ये सेल्फ एक 20 वाले डब्बे को रिफर करने लगेगा, ये, ठीक है। और उसके बाद जब हम गेट नम कॉल करेंगे तो ये क्या दे देगा 20। तो इस लाइन का जो आउटपुट होगा वो क्या आ जाएगा 20, ठीक है। तो इसमें नेम्स सारे सेम थे, बट ऐसा भी हम लिख सकते हैं